नमस्ते किसान भाइयों। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कामलिया। और इस दिन के इस टेक्निकल वीडियो में हम देखेंगे कि डी वार्मिंग क्या होता है। तो डी वार्मिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, हमारे फार्म्स होते हैं उसमें डी वार्मिंग क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डी वार्मिंग हम किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ए डेयरी फार्मर अपने बछड़ी को कुछ पिला रहा है। तो इस प्रक्रिया में हम अपने जानवर को डीवॉर्मिंग पिला सकते हैं, उसको गोली भी दे सकते हैं और उसको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया जिसमें हम अपने एनिमल्स को डीवॉर्मर्स यानी कि कोई ड्रग्स जो हम पिला भी सकते हैं, उसको इंजेक्शन भी दे सकते हैं, उसको हम डीवॉर्मिंग कहते हैं। और डीवॉर्मिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें हम सारे वर्म्स जो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारे वर्म्स को मारने के लिए जो दवा यूज करते हैं उसको हम डीवॉर्मर बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम डीवॉर्मिंग बोलते हैं। तो डीवॉर्मिंग हमें हमारे फार्म में क्यों करना चाहिए। तो डीवॉर्मिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और किस जानवर में डीवॉर्मर का यूज करना बहुत ही आवश्यक है और किस जानवर में वर्म ज्यादा पाया जाता है। तो हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वन स्टडी 42% जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसमें वर्म्स का इन्फेक्शन पाया गया है। माने कि हमारे पास 100 एनिमल है, उसमें से 42 एनिमल्स वर्म यानी कि चरम, यानी कि बोले तो हम कोई भी प्रकार के ऐसे एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं उससे अफेक्ट रहते हैं। और ऐसा भी जानने को आया है कि जो एनिमल्स ड्राई फोडर यानी कि हमारा सूखा चारा है उस पे निर्भर रहते हैं, उसमें डिवॉर्मिंग करना बहुत ही आवश्यक रहता है और उसमें वर्म इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू ग्रीन फोडर में जो एनिमल फीड करते हैं उसमें। और जैसा हम जानते हैं कि जो वर्म है वो एक जानवर में से दूसरे जानवर में ट्रांसफर होता है। तो कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा पास्चर है जहाँ पे हमारे एनिमल्स सब्सिक्वेंटली और फ्रिक्वेंटली ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल ग्रेज करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल चारा खाते हैं उसमें वर्म इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है। और जो एनिमल यंग एज में है, यानी कि बोले कि जो एनिमल्स अभी ग्रोइंग स्टेज में है उसमें भी वर्म इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू ओल्डर वंस। जो एनिमल हमारे ग्रोइंग स्टेज में है, जो प्यूबर्टी में आने वाले हैं, जो प्रोडक्शन में आने वाले हैं, उस एनिमल्स में वर्म का इन्फेक्शन ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो हमारे फार्म में से रिटायर एनिमल हैं, जो ओल्ड एज हैं, जिसका जिसका बहुत एज हो चुका है, उस एनिमल्स में वर्म का इन्फेक्शन हमें कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। तो ये जो डीवॉर्मिंग है वैसा हम बोल रहे हैं कि वो करवाना जरूरी रहता है। वर्म है हमारे एनिमल्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो उससे जो फार्मर्स हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उसको क्या क्या लॉस होता है। तो पहला तो हम देखें तो जो इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि जिस एनिमल्स में वर्म का इन्फेक्शन ज्यादा रहता है उस एनिमल्स में प्रोडक्शन उसका डिक्रीज होता है, उस एनिमल में मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, उसका रिप्रोडक्शन की जो फर्टिलिटी एबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्म दो टाइप के रहते हैं, इंटरनल वर्म और एक्सटर्नल वर्म। इंटरनल वर्म हम उसे कहते हैं कि जो हमारे एनिमल्स की बॉडी में जाए और हमारी एनिमल्स की बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाए, हमारी एनिमल्स की बॉडी के अंदर डैमेज करे। और एक्सटर्नल वर्म हम इसको बोलते हैं जो हमारे एनिमल्स की एक्सटर्नल सरफेस, यानी बोले कि हमारे एनिमल्स की स्किन है, हमारे स्किन एनिमल्स के हेयर हैं, उसमें जाके बड़े हो और उसको ज्यादा से ज्यादा लॉस और ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचा सके। जैसे हम जानते हैं टिक, जो टिक इन्फेस्टेशन है और टिक फीवर जिसे होता है, वो अभी के हमारे इंडियन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सटर्नल पैरासाइट जो पाया जाता है और टिक है। जो ये टिक होती है और हमारे एनिमल की बॉडी में जाके लगती हैं और उससे ब्लड एब्सॉर्ब करती हैं, जिससे हमारे एनिमल्स में ब्लड कम होता है और अल्टीमेटली उसके अंदर जो थिलेरिया है, जो भी ब्लड पैरासाइट हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं। और इंटरनल वर्म हम जानते हैं कि जैसे हो गया लिवर फ्लूक हो गया, जो हमारे एनिमल्स के लिवर में जाके बड़ा होता है और लिवर को डैमेज करता है। स्टमक वर्म हो गया जो हमारे एनिमल्स के स्टमक में जाके स्टमक को डैमेज करता है। तो ये यहाँ के जो बोलते हैं कि वर्म।
तो जैसे हम जानते हैं कि ये बहुत नुकसानकारक तो रहता है, तो कैसे नुकसान हमारे एनिमल्स में पहुंचाता है? एक तो है कि जो इंटरनल वर्म्स होते हैं वो हमारे एनिमल्स में जाते हैं, और जो उसका हमारे एनिमल्स ने जो खाया पिया है, जो न्यूट्रिशन हम उसे देते हैं, कंसंट्रेट देते हैं, वो खुद एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो हमारे हम एनिमल को खिलाते हैं वो एक वर्म खा जाते हैं, जिससे हमारे एनिमल्स का ग्रोथ नहीं होगा। और दूसरा, जैसे हमने देखा कि टिक हो गया, इंटरनल और भी पैरासाइट हैं, वो हमारे एनिमल्स में जाके ब्लड को सक करता है। ब्लड को सक करेगा तो उसके अल्टीमेटली उसमें एनीमिया होगा, और पूरी डिजीज कंडीशन उसमें होगी ही होगी। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंस पैरासाइट हमारे एनिमल्स को हर्ट करता है वो है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि हमारे एनिमल्स के जो हार्ट है उसमें जाके वो रेसिड्यूट कर जाए, तो हमारे एनिमल्स के हार्ट में वो पड़ा रहेगा, इससे हार्ट फेलियर होगा और एनिमल की डेथ होगी। और इसोफेगस है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका इसोफेगस में जाके वो पड़ा रहेगा, तो वो जो एनिमल्स जो फूड सेलो करेगा उसमें भी डिफिकल्टी आएगी। और चौथा जो हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं कि टिश्यू को डैमेज करेगा। कोई भी डिजीज है वो अल्टीमेटली टिश्यू को डैमेज करता है, और इससे टिश्यू डैमेज होने के बाद हमारे एनिमल्स में रिकवरी नहीं आती, और अल्टीमेटली डिजीज का अ, जिस जो पैरासाइट ने जो टिश्यू को डैमेज किया होता है, वो टिश्यू में फिर डिजीज होता है, और अल्टीमेटली हमारे एनिमल्स में लॉस पाया जाता है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इम्यून सप्रेशन, क्योंकि इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी चीज है जो हमारे इम्यून्स को रोग और डिजीज से बचाती हैं। तो जो पैरासाइट हैं वो इम्यूनिटी का सप्रेशन करते हैं, वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जिससे एनिमल्स को डिजीज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी वर्म इन्फेक्शन हो गया, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स हैं, ये तो खैर की स्मॉल एनिमल्स हैं, तो इसमें यहाँ पे आपको डायरिया देखने को मिलेगा। तो जो डायरिया है वो लार्ज एनिमल हो, काफ हो, डायरिया सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि एनिमल्स में वर्म इन्फेक्शन हुआ है। और वो एनिमल है डल रहता है, डिप्रेस रहता है, एक्टिव नहीं रहता, वो खाना भी कम कर देता है, उसकी बॉडी है जो वो खाता तो है लेकिन तो भी उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाती। वो भी एक वर्म का इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा सिम्टम्स रहता है। तो जैसे हमने देखा डायरिया तो है ही है। एनिमल्स को पोलीफेजिया हो जाता है। पोलीफेजिया माने कि एनिमल्स सोइल को ईट करने लगता है, और जो एनिमल्स का जो रोल है उसको ईटिंग करने लगता है, तो वो भी एक साइन रहता है, सिम्टम्स रहता है कि एनिमल्स में वर्म इन्फेक्शन है। एनिमल की जो बॉडी है उसमें हेयर है वो बहुत ही रफ हो जाते हैं, कोरस हेयर हो जाते हैं। तो वो भी एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि एनिमल्स में वर्म इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे हमने देखा मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, और इससे एबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। जो एनिमल्स में वर्म इन्फेक्शन होता है उससे एबॉर्शन के चांस बढ़ता है। और जो एनिमल्स वर्म इन्फेक्शन से परेशान रहता है वो प्यूबर्टी में भी कम आता है। यानी कि वो 3-4 साल तक होने के बाद भी उसमें प्यूबर्टी हमें नहीं देखने को मिलती, तो वो भी एक साइन माना जाता है कि एनिमल्स में वर्म इन्फेक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं कि फार्मर्स को जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो एनिस्ट्रस की रहती है, कि हमारे एनिमल्स हीट में नहीं आता, हमारा एनिमल्स गर्मी में नहीं आता। तो उसके दो ही मेन रीजन होते हैं। एक तो होता है मिनरल मिक्सचर की डेफिशिएंसी, यानी कि जो मिनरल्स हैं कैल्शियम, कोबाल्ट, जिंक, उसकी डेफिशिएंसी, और दूसरा वर्म इन्फेक्टेशन। अब यदि आप इन दोनों चीजों पे कंट्रोल कर पाते हो, मिनरल मिक्सचर पे, और उसको मिनरल मिक्सचर दे के उसमें मिनरल की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हो, और डीवॉर्मिंग करके उसमें वर्म लोड, पैरासाइट लोड कम कर सकते हो, तो आपका एनिमल्स हीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये एनिमल्स जो है कितना इमिशिएटेड हो गया है। इस एनिमल्स में वो खाना तो खा रहा है लेकिन उसकी बॉडी में ग्रोथ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो कि पूरी जो उसकी आई है वो पूरी वाइट हो रखी है, उसका पूरा जो कंजक्टिवा है वो पूरा वाइट हो रखा है। यानी कि उसमें एनीमिया है, उसमें ब्लड कम हो गया है पैरासाइटिक इन्फेक्शन के चलते। तो हमें ये वर्म इन्फेक्शन तो हम डीवर्मिंग से कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वर्म पैरासाइटिक के इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांस है? एक तो वार्म वेदर, यानी कि गर्म
और ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट रहता है उसमें पैरासाइटिक का इन्फेक्शन बढ़ता है। और 1 मंथ में 2 इंच से ज्यादा रेन आता है तो वो भी पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन का चांसेस बढ़ता है। और जो एनिमल्स बाहर घूम के चारा खाता है, जो एनिमल्स पूरे दिन पास्चर में जाके पूरे दिन बाहर जाके ग्रेजिंग करता है, उसमें भी डिवॉर्मिंग ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसमें वन इन्फेक्शन रहता ही रहता है। जैसे हम बोले कि हमारे पास 10 एनिमल को रखने की जगह है और उसमें हम 20 एनिमल को रखते हैं, तो इससे ज्यादा एनिमल रखने की वजह से भी एनिमल में वर्म इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। जो एनिमल्स की बॉडी ऐसे देखो आप यहाँ पे कैसे थीन हो रखी है, यानी कि उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पूरे उसका इमिशिएटेड बॉडी हो गई, तो इस एनिमल्स में वर्म का इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो एनिमल्स लैक्टेशन में है, जो एनिमल्स दूध देते हैं, मिल्क प्रोडक्शन देते हैं, उसमें भी ज्यादा चांस रहता है। तो अभी ये डिवॉर्मिंग हमें कैसे करना चाहिए? आपको पता ही होगा, डेयरी फार्मर्स को पता ही रहता है कि जो काफ है उसमें मोटिलिटी ज्यादा होती है। मान के सर हम काफ लाते हैं तो जब से वो 2 मंथ का हो जाता है ना, तब ही उसका 2 मंथ के 3 मंथ के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन फील्ड में मिलता है। तो वो उसका मेन कारण है वर्म इन्फेक्शन। क्योंकि जब आप देखेंगे तो काफ में सबसे ज्यादा डायरिया होता है, डायरिया होने के बाद वो थोड़े ही दिन में, मंथ के अंदर ही वो उसकी डेथ हो जाती है। तो हमें काफ में सबसे ज्यादा जो जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो है उसकी डिवॉर्मिंग। तो पहला डोज हम डिवॉर्मिंग का उसको देंगे 5 से 6 डे के अंदर। जो जिस एनिमल का बर्थ हुआ है उसको 5वां 6ठे दिन ही हम उसको डिवॉर्मिंग का डोज दे देंगे। और उसके बाद हम 45 डे के बाद उसको डिवॉर्मिंग का डोज देंगे। तो उससे डिवॉर्मिंग का डोज देने से सारे वर्म इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। आपके जो काफ है उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, उसमें डायरिया कम हो जाएगा, उसका हेयर भी एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी के हो जाएगा। तो ये जो हमने देखा वो दो डोज का है। और उसके बाद हमें 6 मंथ तक, 6 महीने तक हर मंथ एक एक डोज हमारे काफ को देना है। और 6 महीने हो जाए उसके बाद हमें 3 3 महीने के बाद हर 3 महीने तक उसे डीवॉर्मिंग का डोज देना है। यानी कि पहला डोज हमें 5 से 6 दिन के बाद, दूसरा डोज 45 डे के बाद, और फिर 6 महीने तक हर मंथ, और 6 महीने के बाद हर 3 मंथ। और जो लार्ज एनिमल है, जो जिसकी एज 24 मंथ, 2 साल से ज्यादा है, उसमें हमें ईयर में, साल में 2 से 3 बार हमें डिवॉर्मिंग करना है। जैसे बोले कि हम ग्रेजिंग सीजन स्टार्ट होनी है उसके पहले एक बार दे देते हैं, एक बार उसे समर में मिड सीजन में दे सकते हैं, और एक बार उसे एंड ऑफ ग्रेजिंग सीजन में दे सकते हैं, जिससे एनिमल पूरा का पूरा पैरासाइट से फ्री रहेगा। तो जैसे आप जानते हो कि डिवॉर्मिंग के जहाँ बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसमें फेनबेंडाजोल रहता है, अल्बेंडाजोल रहता है, और एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए हम आइवरमेक्टिन यूज करते हैं, डोरामेक्टिन यूज करते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो हम ये सारी ड्रग्स बोले, यानी कि ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं हमारे एनिमल्स में डिवॉर्मिंग के लिए। तो मैं आपको यही एक लास्ट में एडवाइस दूंगा कि आप अपने जो भी आपके पास जो भी डॉक्टर आते हैं, जो भी एआईटी आते हैं, जो भी डॉक्टर साहब होते हैं, उससे आप कंसल्ट करें और उसको बताएं कि मेरे एनिमल्स में डिवॉर्मिंग करवाना है। तो वो जो भी उसकी डोज की मात्रा रहती है, क्योंकि ये डोज की मात्रा हर एनिमल्स में वेट के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो उस एनिमल्स को देखने के बाद, उसका वेट करने के बाद, जो भी डॉक्टर साहब हैं वो आपको एनिमल्स को डिवॉर्मिंग की टेबलेट दे सकते हैं, और डिवॉर्मिंग का लिक्विड भी दे सकते हैं, और इंजेक्शन भी फील्ड में यूज होता है। तो आप अपने एनिमल्स को जैसे हमने दिखाया उस शेड्यूल के हिसाब से अपने डॉक्टर की सलाह लेके अवश्य डिवॉर्मिंग करवाएं, और आप ज्यादा से ज्यादा इससे एनिमल्स में बेनिफिट पा सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि डिवॉर्मिंग्स के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप एक बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी ड्रग्स हमारे एनिमल्स के देने के पहले हमें हमेशा वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं उसकी एक बार सलाह लेनी ही चाहिए, हमारे वेटनरी डॉक्टर को एक बार दिखाना ही चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई भी रिवॉर्मिंग की ड्रग्स देनी चाहिए। अगर आप अपने आप से देते हो तो लार्ज डोज होने की वजह से एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो थैंक यू, आपने लास्ट तक मेरे को सुना, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।